हेलो नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। चलते हैं आगे। कल हमने जालोर का राजवंश जो देखा था, इसके बाद में हम उसी कड़ी के अंदर चौहान राजवंश है जो आगे पढ़ने वाले हैं। आज तक आप पढ़ते आए होंगे अजमेर का चौहान, उसके बाद में रणथंभौर के चौहान और जालोर के चौहान तक आपने खत्म कर दिया होगा। लेकिन हम आज पढ़ेंगे सिरोही के चौहान राजवंश। मैं आपको बता दूं, सिरोही के अंदर भी चौहानों का ही राजवंश था। चौहान ही राज करते थे, जिन्हें हम जानते हैं देवड़ा के नाम से। ये चौहानों की ही एक शाखा है, ब्रांच है, देवड़ा चौहान कहलाती है। तो हम प्रारंभ करते हैं सिरोही के चौहानों से। सिरोही के चौहानों में हम पढ़ने वाले हैं जिते सिरोही के राजा है, जिनके बारे में महत्वपूर्ण बातें। प्रारंभ करते हैं साथियों सिरोही से। सिरोही के चौहान, इनके बारे में हम पढ़ें। सिरोही के चौहानों की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया था, जो जालोर के चौहान थे वो क्या कहलाते हैं, सोनगरा चौहान कहलाते हैं। वैसे ही ये जो सिरोही के चौहान है, ये जो है ये देवड़ा कहलाती है। इन चौहानों की एक शाखा है देवड़ा, ये देवड़ा चौहान कहलाती हैं। देवड़ा चौहान कहलाती हैं। जैसे जालोर वाले जो थे वो क्या कहलाते थे, सोनगरा कहलाते थे। ये शाखा हो जाती है, उप शाखा बन जाती है, आगे ब्रांच निकल जाती है। तो ये वो है। सिरोही के अंदर चौहानों का राज था। जो चौहानों की शाखा है वो देवड़ा है। बताऊं, जालोर के राजा थे उदय सिंह, इनका भाई है मान सिंह, जो क्या करता है, जालोर से सिरोही आ जाता है और इन्होंने ही आगे सिरोही के अंदर देवड़ा चौहानों की शाखा जो है ये स्थापित की थी। 1311 के अंदर जालोर के अंदर चौहान जो राजवंश है उनका शाखा हो जाता है। इसके बाद में सिरोही पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता, जालोर पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, जो जालोर का नाम बदल के जलालाबाद रख देता है। अब हम पढ़ेंगे सिरोही। जालोर के जो उदय सिंह थे, उनका भाई मान सिंह जो है सिरोही में आ जाता है, वो देवड़ा चौहान शाखा की स्थापना कर देता है। स्थापना कब करता है, जालोर खत्म होता है साथियों 1311 के अंदर, 1311 में, और 1311 के अंदर ये देवड़ा शाखा जो है सिरोही के अंदर स्थापित हो जाती। सबसे पहले हम सिरोही के अंदर जो राजा पढ़ने वाले हैं वो राजा है साथियों लुम्बा। कौन? लुम्बा। अब देखो बताता हूं कहानी। लुम्बा, लुम्बा देवड़ा चौहान है, चौहान वंश से ही है। मान सिंह सिरोही के अंदर आ जाता है, सिरोही के अंदर रहने लगता है। 1311 के अंदर ये आ जाता है, यहाँ पे रहने लग जाता है। इन्हीं मान सिंह के आगे चल के इन्हीं के उत्तराधिकारी बनती है लुम्बा। इन लुम्बा ने क्या किया, इन्हीं लुम्बा ने 1311 ईस्वी में क्या किया, 1311 ईस्वी में सिरोही के, 1311 ईस्वी के अंदर सिरोही के अंदर आता है साथियों आबू। आबू का नाम सुना है आपने? आबू है चंद्रावती पर अधिकार कर लेते हैं। एक तो आबू है, एक है चंद्रावती, ये क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों पे अधिकार था मेरे साथियों परमारों का। किनका? परमारों का अधिकार था। इन दोनों क्षेत्रों के परमारों को हरा के लुम्बा अधिकार कर लेते हैं 1311 ईस्वी के अंदर। अब सिरोही के क्षेत्र में रहने लगे, आबू है चंद्रावती पे। फिर लुम्बा ने कहा अब हम यहाँ पे रहने लगे हैं तो हमें राजधानी बनानी पड़ेगी जहां पे हम रहें। तो इन्होंने राजधानी किसको बनाया, राजधानी बनाया आबू को नहीं बना के, जबकि चंद्रावती को राजधानी बनाया और चंद्रावती में रहने लगे लुम्बा। ध्यान में रख लेना, सिरोही के जो देवड़ा चौहान है इनके अंदर लुम्बा ने 1311 ईस्वी में सिरोही के आबू व चंद्रावती को जीत लिया था, परमारों को हरा के यहाँ पे अधिकार किया और अपनी राजधानी बनाई चंद्रावती को। ये कहानी है लुम्बा की। इन लुम्बा के बाद में
अगले जो उत्तराधिकारी बने, बस ज्यादा नहीं, एक दो बातें ही हैं इनकी। इनके बाद में राजा बनते हैं शिवभाण। कौन बने? शिवभाण राजा बन जाती। शिवभाण राजा बने। शिवभाण ने क्या किया? 1405 ईस्वी के अंदर इस चंद्रावती राजधानी है, यहां से अपनी राजधानी ट्रांसफर की। कहां पे की? ये देखते हैं। इन्होंने क्या किया? 1405 ईस्वी के अंदर चंद्रावती जो राजधानी थी इसको छोड़ा और अपनी एक नई राजधानी बना दी कि अब हम चंद्रावती पे नहीं रहेंगे, हम दूसरे क्षेत्र पे रहेंगे। इन्होंने अपने नाम पे ही एक क्षेत्र है, इनका नाम है शिवभाण, और इन्होंने क्या किया? 1405 ईस्वी के अंदर शिवपुरी, सिरोही के अंदर ही है, शिवपुरी पे अधिकार किया और इस शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाई। ध्यान में रखना साथियों, पहले लुम्बा राजधानी बनाती हैं चंद्रावती को, बाद में शिवभाण जो है 1405 ईस्वी में शिवपुरी पे अधिकार करके इस शिवपुरी को अपनी राजधानी बना लेती है। ये बात है शिवभाण की। अब शिवभाण के बाद में अगला राजा देखते हैं। एक एक दो दो बात ही है, इनका ज्यादा कोई इतिहास नहीं है जो हमारे इतिहासकारों को प्राप्त नहीं हुआ। अगर प्राप्त होता तो वो हमें और जानकारी भी देते और हम और जानकारी भी पढ़ते। शिवभाण के बाद में अगले उत्तराधिकारी राजा जो है सिरोही के, वो आते हैं सहसमल देवड़ा। और इन सहसमल देवड़ा का आपने नाम बहुत बार सुना है। ये वो ही सहसमल देवड़ा है जिनके बारे में आपने नाम सुना है, इनकी चर्चा मैं आगे करने वाला। आप समझ जाओगे कि ये कौन से सहसमल है। इन सहसमल देवड़ा ने 1405 के बाद में 1425 ईस्वी के अंदर इस शिवपुरी से अपनी राजधानी और कहीं पे स्थापित कर दी। कहां पे की? वो देखते हैं। सारण की पहाड़ियों के अंदर अपनी राजधानी ले गए और इन्हीं सहसमल देवड़ा ने क्या किया? 1425 ईस्वी के अंदर, 1425 ईस्वी में अपनी राजधानी जो है सिरोही को बनाया, प्रॉपर सिरोही को राजधानी बना ली। राजधानी जो है सिरोही को बनाई और ये है सरवाणा की पहाड़ी में। कौन सी पहाड़ी साथियों? सरवाणा की जो पहाड़ी है इसके अंदर अपनी राजधानी स्थापित की, जिससे सिरोही के नाम से जानती है, सरवाणा की पहाड़ी। सरवाणा की पहाड़ी या सरवणा की पहाड़ी भी से पड़ती है हम। तो यहाँ पे क्या किया? अपनी राजधानी स्थापित की सिरोही। अब सिरोही जो है प्रॉपर राजधानी हो गई है, पहाड़ियों पे है। अब क्या है? बाहरी जो आक्रमण होती है उनसे खतरा कम है। पहले जो राजधानियां थी इन पे खतरा था, लेकिन अब पहाड़ी क्षेत्र पे आगे, पहाड़ पे आगे बाहरी आक्रमण होगा तो उन्हें पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा, फिर आक्रमण होगा। इतने के अंदर जो है यहाँ का जो शासक है वो अपनी सेना को सचेत कर देता है, सावधान कर देता है। फिर एक विद्वान हुए मेलिसन। मेलिसन अपनी बुक के अंदर लिखती हैं कि सिरोही पे न तो मुगलों ने अधिकार किया, न ही राठौड़ों ने अधिकार किया। कि न तो सिरोही को मुगल जो है वो अपनी अधीनता स्वीकार करा पाए, न ही राठौड़ जो है ये अपनी अधीनता स्वीकार करवा पाए, और न ही इस सिरोही पे मराठाओं ने, मराठे जो है इन मराठों ने भी अधिकार नहीं किया, और न ही ये मराठे इस सिरोही क्षेत्र से कर लेके गए, यानी टैक्स भी नहीं वसूल पाए थे इस सिरोही क्षेत्र से। ये बात बताती है मेलिसन। कौन बताती है? मेलिसन लिखती है ऐसी बात कि सिरोही ऐसी रियासत है जिससे आज तक न तो मुगल अधिकार कर पाए हैं, न राठौड़ कर पाए हैं, और न ही मराठा जो है इन्होंने अधिकार किया, और न ही ये यहाँ से कर लेके गए। मतलब सिरोही है जी, राजा है, यहाँ के शासक है, वो थोड़ी शक्तिशाली है, इसीलिए मराठा जो है ये टैक्स नहीं लेके जा रहे थे। क्योंकि आपको पता है मराठा जो है बहुत शक्तिशाली थे। इन मराठाओं के डर से ही अंग्रेजों के साथ संधि हो रही थी। इन्हीं मराठाओं के साथ में 1818 के अंदर बीकानेर संधि कर लेता है, मारवाड़ कर लेता है, मेवाड़ कर लेता है अंग्रेजों से। बूंदी कोटा की बात करें, किशनगढ़ की बात करें, तब मैं आपको बताऊंगा 1817 के अंदर हो जाती है संधि। लेकिन इनका जो क्या है दबदबा था, जोश था इनके अंदर, इनका जो है दबाव ज्यादा था,
इसी कारण मुगल भी अधीनता स्वीकार नहीं कर पाए, राठौड़ भी अधीनता स्वीकार नहीं करा पाए और मराठे जो है ये भी अधीनता स्वीकार नहीं करा पाए थे। ये सहसमल के बारे में बताते हैं कि सहसमल ने अपनी राजधानी 1425 के अंदर सिरोही को स्थापित किया। सरवाणा की पहाड़ियां या सरवणा की पहाड़ियों में अपनी राजधानी स्थापित की थी। आगे चलते हैं। इन्हीं सहसमल देवड़ा ने क्या किया, मंदिर का निर्माण करवाया। सिरोही के अंदर ही मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे सारणेश्वर मंदिर के नाम से जानते। इन्हीं सरवणा की पहाड़ियों के अंदर सहसमल जी ने मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर मेरे साथियों, सारणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और सिरोही के जो लोग हैं, सिरोही के जो शासक थे, सिरोही की जो जनता है, इन्हीं सारणेश्वर मंदिर के अंदर अधिक जाति थी और इन्हीं को मानती थी। सारणेश्वर मंदिर है, इनको अधिक मानती थी। जैसे मेवाड़ वाली अपना कोई भी एस्टिमेट देना है, स्टाम्प देना है, लिखपट देनी है, उसके अंदर अपने आप को एकलिंग महादेव के दीवान बताते थे, वैसे ही सिरोही वाले जो है अपने आप को सारणेश्वर जी के दीवान बताते थे, सारणेश्वर जी को अधिक मानते थे। ये बात ध्यान में रख लेना। अब मैंने आपको बताया कि सहसमल देवड़ा ने 1425 के अंदर सिरोही को राजधानी बनाई, तो मतलब 1425 के अंदर क्या होता है, 1425 में सिरोही शहर की स्थापना होती है। अगर आप ध्यान से पढ़ रही हैं, कहानियों के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आई होगी, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान से पढ़ रहा है उसके दिमाग में तुरंत प्रभाव से बात आ गई होगी, तुरंत प्रभाव से उसने कनेक्ट किया होगा कि सिरोही की 1425 में स्थापना होती है तो 1459 के अंदर जोधपुर की होती है। अगर 1459 की जोधपुर की स्थापना होती है तो 1559 के अंदर उदयपुर की होती। अगर 1559 में उदयपुर की स्थापना होती है तो 1488 के अंदर बीकानेर की स्थापना होती है। मेरे साथियों, बीकानेर शहर जो है 1488 के अंदर बसता है। अब ये दिमाग में आ गया तो फिर अजमेर वाला आपके दिमाग में तुरंत प्रभाव से आ जाएगा कि 1113 के अंदर अजमेर शहर की स्थापना की थी अजय राज ने। तो ये जो बातें हैं इन्हें कनेक्ट करके पढ़ेंगे तब हमारे दिमाग के अंदर बात आती रहती है। 1425 से चले 1459 के बीच तो जोधपुर की स्थापना हो जाती है और इसी के अंदर 100 साल जोड़ दें, 100 साल ऐड कर दे तो 1559 आता है। 1559 के अंदर उदयपुर शहर की स्थापना होती है। फिर वापस चले 1488 पे, 1488 के अंदर बीकानेर की स्थापना होती है। और बात करी 1113 की तो 1113 के अंदर अजमेर शहर की स्थापना होती है। ये स्थापना वाले जो क्षेत्र है ये आपको तुरंत प्रभाव से याद आ जाने चाहिए। जैसे भी जिस स्थान की स्थापना की बात करिए, अब हम लगभग पढ़ चुके हैं कि इस शहर की अब स्थापना हुई, सन के अंदर हुई, तो तुरंत प्रभाव से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सिरोही की स्थापना सहसमल करता है, जोधपुर के अंदर जोधपुर की स्थापना जोधा करता है। इसके बाद में आया उदयपुर, उदयपुर की स्थापना उदय सिंह द्वारा होती है। 1488 में बीकानेर बीका बसाता है और अजमेर 1113 ईस्वी के अंदर अजय राज द्वारा स्थापित किया जाता है। तो ये बात आपके तुरंत प्रभाव से दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से क्लास ले रही हैं, अच्छे तरीके से पढ़ रही हैं, अगर आपका टारगेट है कि हमें आरपीएससी में सिलेक्ट होना है या किसी भी जीओवीटी गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्ट होना है, तो आपके दिमाग में तुरंत प्रभाव से ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं ये आ जानी चाहिए, ताकि आपके ये जो बातें हैं ये स्थायी होती रहे। ऐसे ही कनेक्ट करके पढ़ेंगे तब ये बातें स्थायी होती। ये वो ही सहसमल देवड़ा है जो कुंभय के समय के अंदर गुजरात से आ रहे थे आक्रमण के लिए, उनकी सहायता करता है। कुतुबुद्दीन और वो आ रही थी, मोहम्मद शाह उनकी सहायता करती हैं। ये वो ही सहसमल देवड़ा है जिसपे क्या किया था, कुंभा ने अपना एक सेनापति भेजा था, नरसिंह डोडिया। नरसिंह डोडिया को भेजकर इस कुंभा को हरवाया था। नरसिंह डोडिया आता है और कुंभा की तरफ से आता है, इस सहसमल देवड़ा को हरा के जाता है और आदि सिरोही पे कहते हैं अधिकार कर लेता है नरसिंह डोडिया। तो ये वो ही सहसमल देवड़ा है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कुंभा के समय में। ऐसे तुरंत प्रभाव से आपको याद आ जाना चाहिए कि सर ये क्या वो ही सहसमल देवड़ा है। हाँ मेरे साथियों, ये वो ही सहसमल देवड़ा है जो कुंभा के सेनापति नरसिंह डोडिया का सामना करता है, क्योंकि इस सहसमल देवड़ा ने
गुजरात से आ रहे शासक की सहायता की थी। कुंभा के विपक्ष खड़ा हुआ था सहसमल देवड़ा। मैंने आपको बताया था कि सहसमल देवड़ा ने गुजरात से आ रहे कुतुबुद्दीन और इनकी सहायता की थी। इनकी चाय पानी की व्यवस्था करता है सहसमल देवड़ा। ये वही सहसमल देवड़ा है जिसको नरसिंह डोडिया हरा देता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी सहसमल देवड़ा की। इतनी ही बात है। आगे चलती हैं, क्या करती हैं, आगे चलती हैं। आगे पढ़ने वाली है हम जगमाल। अगला जो उत्तराधिकारी है उसके बारे में पढ़ने वाली है, वो है जगमाल। देखो ज्यादा कोई बातें है नहीं। सिरोही के इन राजाओं के अंदर एक एक दो बातें हैं जो आपके स्थायी हो जाएगी अगर आप ध्यान से पढ़ रही है तो। अन्यथा भैया पता है हम बार बार पढ़ते रहते हैं लेकिन एग्जाम के अंदर फिर भी असफल हो जाते हैं क्योंकि हमें खतरनाक तरीके से नहीं पढ़ते। अगर खतरनाक तरीके से पढ़ना है तो एक चीज को बार बार पढ़ो, आपके दिमाग में तुरंत प्रभाव से बात स्थायी हो जाएगी। अब सहसमल देवड़ा के बाद ही पढ़ती है जगमाल देवड़ा। क्या पढ़ेंगे? जगमाल देवड़ा। अब फिर आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए, सर ये जगमाल देवड़ा जो है ये नाम सुना सुना लग रहा है, सुनेड़ो है तारो नाम। और मैं याद कराऊंगा जो तर तुरंत प्रभाव याद आ जाए। हाँ, क्या ये सर वो ही जगमाल है? यस साथियों, ये वो ही जगमाल है जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की बहन आनंदाबाई का पति है। दिमाग में आया आपकी? आनंदाबाई ने पृथ्वीराज को बुलाया था इस जगमाल देवड़ा को समझाने के लिए कि ये दारू दूरू पी के रात को मेरे साथ जबरदस्ती करता है, तंग करता है, मेरे को मारता है। मेरी पृथ्वीराज आता है इस जगमाल देवड़ा को समझाने के लिए, आपको ध्यान में हो तो इसको समझा के जाता है, इसके फटकार लगाता है, लेकिन जगमाल देवड़ा उस समय कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जब पृथ्वीराज दोबारा जाता है जगमाल देवड़ा से अपने अभियान की तरफ जाता है तो ये जगमाल देवड़ा पृथ्वीराज को लड्डुओं के अंदर जहर दे देता है। ये वो ही जगमाल देवड़ा है। समझ में आई बात आपको? आ गई मेरे साथियों? बस इतना ही तो बताना है, मेरे को पता है आप बहुत समझदार हो। अभी इसे जगमाल देवड़ा की मैं बात आगे और करने वाला हूँ, एक तरीके से और बताने वाला हूँ जो हम पढ़ चुके हैं। तो ध्यान में रख लेना, उड़ना राजकुमार उड़ना राजकुमार कौन मेरे साथियों? पृथ्वीराज की बहन आनंदाबाई का पति है जगमाल देवड़ा। इसी जगमाल देवड़ा ने उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज को लड्डुओं के अंदर जहर दे दिया था जिससे क्या हो जाती है? पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। हमने पढ़ा था मालदेव। मालदेव क्या करता है? अपने पिता गंगा को मार के उत्तराधिकारी मतलब राज करता है, गद्दी हासिल करता है। ये जो मालदेव के पिताजी है गंगा, इन गंगा जी की पत्नी थी पद्मा। क्या थी? इन गंगा जी की पत्नी थी पद्मा। ये जो पद्मा है ये इसी जगमाल देवड़ा की पुत्री है। ध्यान में रख लेना, दो तरीके से कनेक्ट कर दिया है। ये पद्मा जो है गंगा की पत्नी, मालदेव की माता, ये इसी जगमाल देवड़ा की पुत्री है। ध्यान में रख लेना। अब आगे चलते हैं, आगे और बात करती हैं। इसी जगमाल देवड़ा के समय के अंदर बात करें तो 1474 ईस्वी के अंदर मेवाड़ का राजा रायमल, 1474 ईस्वी के अंदर मेवाड़ का राजा रायमल, उस समय दिल्ली के अंदर बहलोत लोधी था। क्या था? उस समय दिल्ली के अंदर बहलोत लोधी था जो आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण करता है जगमाल देवड़ा पे। लेकिन ये जो मेवाड़ का राजा है रायमल 1474 ईस्वी के अंदर इसी जगमाल की सहायता करता है। बहलोत लोधी के आक्रमण के समय के अंदर जगमाल देवड़ा की सहायता करता है। ध्यान में रख लेना। क्या करता है? 1474 ईस्वी के अंदर मेवाड़ का राजा कौन साथियों? रायमल। दिल्ली का शासक कौन है? दिल्ली के शासक बहलोत लोधी। लोधी आते ही दिमाग में आ गया होगा, लोधी वंश का शासक है। बहलोत लोधी के आक्रमण में जगमाल की सहायता करता है। दिमाग में आई बात?
ये जो जगमाल देवड़ा है इस पे दिल्ली का बहलोत लोधी आक्रमण करता है और रायमल जो है जगमाल देवड़ा की सहायता करता है इसके अंदर। अब इस जगमाल देवड़ा के बाद में अगला उत्तराधिकारी है उसके बारे में बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा उड़ना राजकुमार, इसी उड़ना राजकुमार के साथ में एक उड़ना और है, वो राजकुमार नहीं है, एक उड़ना और है जिसका नाम क्या मिलता है, अखेराज। अखेराज देवड़ा, अखेराज देवड़ा का भी आपने नाम सुना होगा। इस अखेराज देवड़ा को उड़ना अखेराज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है साथियों, उड़ना अखेराज के नाम से जाना जाता है इसको। उड़ना अखेराज के नाम से जाना जाता है अखेराज देवड़ा को। हमने 1527 के अंदर एक युद्ध पढ़ा था, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध, जिसमें क्या होता है, सांगा हमारे राजस्थान के जितने हिंदू राजा है इन सभी राजाओं को पत्र भेजता है, युद्ध में सहायता मांगता है ना सहायता। तो ये जो अखेराज देवड़ा है, उड़ना राजकुमार है, ये उस 1527 के युद्ध, खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता करने के लिए आता है, ध्यान में रख लेना। खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता करता है कौन, अखेराज देवड़ा। ध्यान में रख लेना अखेराज देवड़ा के बारे में कि सांगा की सहायता करता है। 1527 का युद्ध है, खानवा का युद्ध। अखेराज देवड़ा आता है सिरोही से सेना लेके और सांगा को कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं इस युद्ध के अंदर, सहायता करता है सांगा की। ये वो ही अखेराज देवड़ा है। अब चलती हैं आगे, अखेराज देवड़ा के बारे में इतनी सी बात ध्यान में रख लेना, ज्यादा ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बढ़ती हैं अखेराज देवड़ा के बाद में सिरोही का एक बड़ा राजा है सुल्तान। सिरोही का एक बड़ा राजा है सुल्तान जो सिरोही की गद्दी पे बैठता है और इसके समय में घटनाएं घटती है, युद्ध भी होता है, लेकिन सुल्तान जो है बड़ा राजा है तो ये सामना करता है। अभी हम पढ़ने वाली है, मैंने आपको बताया था कि सिरोही पे न तो मुगलों ने अधीनता स्वीकार करवाई थी और न ही राठौड़ है ये अधीनता स्वीकार करा पाए और न ही मराठे जो है ये सिरोही को अधीनता स्वीकार करा पाए थे। तो मतलब सिरोही जो है ये खतरनाक क्षेत्र हो गया था क्योंकि यहाँ पे राजा जो है ये शक्तिशाली राजा थे, इनका प्रभाव यहाँ पे अधिक था। तो अब देखती हैं अगले राजा जो है सिरोही के जो बड़े राजा हैं जिनके बारे में थोड़ा इतिहास मिलता है, जिनका नाम आता है सुल्तान देवड़ा। क्या नाम आता है साथियों, सुल्तान देवड़ा। जब सुल्तान देवड़ा सिरोही का राजा बन जाता है तो इन्हीं के अंदर एक व्यक्ति है बीजा देवड़ा। बीजादित्य तो नाम गलत आ गया, बीजादित्य कौन थे भाई, कवि थे। बीजा देवड़ा ये चाहता है कि ये जो सुल्तान सिरोही का राजा बना है ये न बन के राजा मैं बनता सिरोही का। बीजा देवड़ा के मन में ये बात है कि सिरोही का राजा सुल्तान नहीं बन के मुझे बनना था, इस सुल्तान को गलत बना दिया गया है। बीजा देवड़ा जैसे ही मौका मिलता सुल्तान पे आक्रमण कर देता, सुल्तान को तंग करता रहता दिन में रात में, जब भी बीजा देवड़ा को समय मिले तभी। बीकानेर का इस समय राजा है राय सिंह। कौन है, राय सिंह। बीकानेर का शासक राय सिंह। ये जो राय सिंह है ये क्या करती हैं, सौराष्ट्र पे आक्रमण के लिए जा रही होती। कहां पे, सौराष्ट्र पे। सौराष्ट्र पे आक्रमण के लिए जा रही होती हैं तो ये सिरोही से गुजरती हैं। सौराष्ट्र, इसी सौराष्ट्र को पहले सोरठ कहते थे, अब इसे सौराष्ट्र कहते हैं। इसी सौराष्ट्र पे आक्रमण के लिए जा रहा होता है राय सिंह, तब ये बीजा देवड़ा जो है इन राय सिंह से मिलता है।
क्या करता है, इन राय सिंह से मिलता है और इनको कहता है कि यार देखो, सुल्तान भी बरोबर का अधिकार रखता है सिरोही पे, अधिकार मैं भी बरोबर का रखता हूं, लेकिन सुल्तान ने सारी की सारी सिरोही को अपने कब्जे में ले रखा है। सुल्तान राजा बन गया, उसने मुझे एक दो क्षेत्र भी नहीं दिए। आप मेरी सहायता करो, मुझे सिरोही का राजा बना दो। राय सिंह ने बात सुनी बेजा देवड़ा की, और राय सिंह ने कहा करते हैं कुछ, लेकिन राय सिंह बेजा देवड़ा के बाद में इसी राय सिंह के पास में सुल्तान पहुंच जाता है। सुल्तान देवड़ा पहुंच जाता है। सुल्तान देवड़ा राय सिंह को बताता है कि यार ये बेजा देवड़ा जो है हमारा भाई है, ये क्या यार हमें तंग करता रहता है, जब भी मौका मिले दिन में रात में आक्रमण करता है, पत्थर मार के भाग जाता है। राजा मैं हूं और मेरे पे ऐसी कर तकनीक अपना रहा है कि मैं यहां से पद छोड़ूं और बेजा देवड़ा राजा बन जाए। आप कुछ करो यार, आप इस बेजा देवड़ा को यहां से भगा दो ताकि मैं अच्छे तरीके से शासन कर पाऊं। राय सिंह ने कहा सुल्तान को कि देख, मैं तेरी एक हेल्प कर सकता हूं, अगर तू आधा सिरोही अकबर को दे दे, क्योंकि ये जो राय सिंह है बीकानेर वाले, इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी ना अकबर की। तो इस राय सिंह ने कहा कि तू आधा सिरोही जो है अकबर को दे दे, और अकबर आधे सिरोही पे राज करेगा, इस बेजा देवड़ा को है खत्म कर देगा। आधा सिरोही दे दिया गया था सुल्तान द्वारा अकबर को, किसके कहने पे, राय सिंह के कहने। क्या होता है, राय सिंह के कहने पे सुल्तान जो है अपना आधा सिरोही अकबर को दे देता है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो आधा सिरोही है ये किसको दे देते हैं, अकबर जगमाल को दे देते हैं। जगमाल को दे देते हैं कि आधा सिरोही, आपको ध्यान में हो तो प्रताप के भाई जगमाल को आधा सिरोही दे देते हैं, क्योंकि पहले जगमाल को राजा बनाया जाता है, लेकिन बाद में कृष्णदास चुंडावत द्वारा जगमाल को हटा के व बूंदी वालों की सहायता से जगमाल को हटा के प्रताप को राजा बनाया जाता है। प्रताप का राज तिलक होता है पहले तो शमशान घाट के अंदर ही होता है गोगुंदा, उसके बाद में कुंगलगढ़ में दोबारा राज तिलक होता है। तो ये जगमाल जो है ये नाराज होकर अकबर के पास चला आ जाता है, और अकबर ने इस आधे सिरोही के क्षेत्र का फायदा उठाया और जगमाल को दे दिया कि तू तो यहाँ पे राज कर। आधा सिरोही व जहाजपुर की जागीर जो देता है जगमाल को अकबर, तो इस जगमाल को दे दिया गया था ये आधा सिरोही अकबर द्वारा। अब क्या होता है, जगमाल अपनी रानियों को अपने साथियों को लेकर इस आधे सिरोही में रहती है। सुल्तान देवड़ा ने जो आधा सिरोही दिया था वो सिरोही का क्षेत्र कौन सा था, जहां पे सुल्तान राजधानी के अंदर बैठा था वो क्षेत्र नहीं दिया, दूसरा क्षेत्र दिया था जहां पे कोई किला दुर्ग नहीं है, गढ़ नहीं है, फोर्ट नहीं है, वो वाला क्षेत्र दे देता है। जगमाल देवड़ा इधर सुल्तान के सामने वाले क्षेत्र के अंदर बैठा है। जगमाल जो है अपने रानियों के साथ में एक दो कमरे डाल रखे हैं, वहां पे बैठा है। एक दिन जगमाल की जो रानी है ये जगमाल को कह देती है कि जब सुल्तान ने हमें आधा सिरोही दिया है तो ये जो सामने वाली महल है ना, इनमें हम रहने चाहिए, सुल्तान नहीं रहना चाहिए। आप तो महलों के अंदर रह रहे, आप इनमें एक दो कमरिया मेरे वहां, राजा ही सिरोही के हम है, राजा ही वो है तो आधा आधा हो। जगमाल ने सोचा हाँ बात तो तेरी सही है। जगमाल ने क्या किया, मौका देखते ही सुल्तान पे आक्रमण कर दिया, सिरोही पे आक्रमण कर देता है सुल्तान वाले क्षेत्र में। सुल्तान ने इस जगमाल को हरा दिया था इस आक्रमण के अंदर, और जगमाल भाग के वापस अकबर के पास चला जाता है कि यार सुल्तान ने तो हमारे साथ ये किया। अब जगमाल ने अपने वाली बात नहीं बताई कि मैंने सुल्तान पे आक्रमण पहले किया था, तब उसने मुझे आधे सिरोही से भगा दिया और वो आधा सिरोही आप ले लिया। अब अकबर को गुस्सा आ गया कि यार ये तो गड़बड़ है। अकबर ने कहा कोई बात नहीं जगमाल,
इसने तो आधा सिरोही लिया है, अब हम आधा नहीं पूरा ही सिरोही लेंगे। क्या करेंगे? पूरा ही सिरोही लेंगे। आप तो सेना तैयार करो, आक्रमण करना है सुल्तान पे यानी सिरोही पे। अब अकबर ने अपनी तरफ से 3 दूत भेजे। कौन कौन से भेजे वो हम देखने वाले हैं, और इस युद्ध को किस नाम से जाना गया और ये युद्ध कब होता है ये अभी हम देखने वाले हैं। सुल्तान अपने 3 दूत भेजता है। कौन कौन से भेजता है? एक तो ये अकबर भेजता है, एक तो ये ही जगमाल, प्रताप का भाई है, प्रताप का भाई है। मैंने आपको बताया था कि इस प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी अंतिम समय तक। फिर क्या होता है? दूसरा जो दूत है वो आता है राय सिंह। कौन सा? राय सिंह। राय सिंह बीकानेर वाला नहीं है, ये ध्यान में रख लेना। राय सिंह को भेजता है, राय सिंह बीकानेर वाला नहीं है। ये किसका पुत्र है? ये देखो, ये किसका पुत्र है? ये देखो, प्रताप किसका बिल्कुल हूबरू कॉपी कर रहा था? चंद्रसेन का, क्योंकि प्रताप के राज तिलक में चंद्रसेन आता है और वो प्रताप को बता के जाता है। राव चंद्रसेन का क्या है? ये राय सिंह है, पुत्र है। इस चंद्रसेन का पुत्र है ये राय सिंह, बीकानेर वाला नहीं है, ध्यान में रख लेना। फिर एक व्यक्ति और है जो इनके साथ में आता है, इनकी सहायता करता है युद्ध के अंदर। कौन सा? दांती सिंह। दांती सिंह कोलीवाड़ा। दांती सिंह कोलीवाड़ा का है, ध्यान में रख लेना। और इस दांती सिंह को कोलीवाड़ा ही कहते थे, दांती सिंह कोलीवाड़ा, क्योंकि ये कोलीवाड़ क्षेत्र का था। ये तीनों व्यक्ति आती हैं अपनी सेना लेके, किस पे आक्रमण के लिए? साथियों, सुल्तान पे आक्रमण के लिए। इधर सुल्तान का एक सेनापति है समर सिंह। कौन है सेनापति? समर सिंह देवड़ा है सेनापति सुल्तान का। सुल्तान ने इन तीनों अकबर के सेनापतियों का डट के मुकाबला किया और इन तीनों सेनापतियों को, जगमाल को, राय सिंह को और दांती को, तीनों को मार दिया युद्ध के अंदर। ये 3 युद्ध के अंदर ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने भी कुछ हद तक पांव जमाए थे। इधर जो सुल्तान का सेनापति है समर सिंह देवड़ा, इस समर सिंह देवड़ा को मार दिया था युद्ध में। ये समर सिंह देवड़ा सुल्तान का सेनापति मर जाता है, और इधर अकबर के ये जो तीनों हैं, दांती सिंह कोलीवाड़ा, राय सिंह और जगमाल सिंह, ये तीनों मारे जाती हैं। मतलब इस युद्ध के अंदर सुल्तान ने अकबर को खतरनाक तरीके से हराया था। मतलब क्या होता है? इस युद्ध को नाम देती हैं, देखो कौन सा युद्ध है ये? इस युद्ध को नाम देती हैं दत्तानी का युद्ध। कौन सा युद्ध? दत्तानी का युद्ध कब हुआ मेरे साथियों? 1583 के अंदर होता है दत्तानी का युद्ध। सिरोही के अंदर दत्तानी क्षेत्र में 1583 को होता है। अकबर के 3 सेनापति जगमाल, राय सिंह व दांती कोलीवाड़ा जो है ये आती हैं। इधर से सुल्तान सामना करता है। सुल्तान का सेनापति समर सिंह देवड़ा इस युद्ध के अंदर मारा जाता है, और अकबर के ये तीनों के तीनों दूत इसी युद्ध के अंदर मारे जाती हैं। तब आपको पता है कि क्या होता है, जो युद्ध करने आती है वही मारे जाती है। तब सामने विपक्षी वाला, पार्टी वाला जीत जाता है। मतलब सुल्तान इस युद्ध के अंदर जीत गया था और पूरी सिरोही जो है अपने अंडर कर ली थी वापस। पूरी सिरोही अपने अंडर कर ली थी वापस। लेकिन देखो, इसी युद्ध के अंदर आता है दुर्सा आडा। दुर्सा आडा जी आती हैं जो कवि है, ये अकबर की तरफ से आती हैं, इसी युद्ध के अंदर भाग लेती हैं। सुल्तान की सेना ने इनको मारा तो इनके सैनिकों को भी मार दिया था। हमारे ये होता था, हिंदू धर्म के अंदर था कि युद्ध के मैदान के अंदर शाम को जो आतंक मचा था, जिसके अंदर सैनिक मारे जाती हैं, उनको बाहर निकालते थे युद्ध के मैदान से।
जो मर गया वो तो खत्म ही है, उसको तो बाहर निकाल के फेंक देते। लेकिन जिसके चोट लगी है, घायल हो रखा है, तो उसके इलाज करवाते और उसे वापस भेजते थे। अपने वाले सैनिकों को तो बाहर निकाल के इलाज करवाएंगे अच्छे तरीके से, और सामने वाली पार्टी है उसके सैनिकों को भी इलाज करवाते और इलाज होने के बाद में उन्हें उनके क्षेत्र में वापस भेज देते थे सही सलामत। तो अब वो समय आ गया, शाम का समय, सुल्तान जीत गया। तो सुल्तान के सैनिक जो है ये इस दतानी के युद्ध के मैदान के अंदर अपने सैनिकों को तो बाहर निकाल ही रहे थे, जो घायल है, मरे नहीं है, तड़प रहे हैं, मतलब आधी जान है बंगमई में, बाना बारह निकाल के बंग मरम पट्टी करवाने लग रहा है। इनने आला व्यक्ति जगह मरे डे बन तो बारह काटने लग रही है। अगर जान है किसी के अंदर तो उसी का इलाज करवा रही, इलाज करवा के वहां पे भेज रही है। लेकिन सुल्तान की सेना के अंदर एक ऐसा खतरनाक और सैनिक निकला, लिचड़ तरीके का सैनिक निकला, लेकिन भाई उसने अपने राजा के प्रति बहुत अच्छा सोचा था। लेकिन कह देते हैं कि वो लिचड़ था, लेकिन उसके भाई अपने देश के लिए प्रेम भाव था पूरा का पूरा। मन वो व्यक्ति क्या कर रहा था, अपने वाले मतलब सुल्तान के जो सैनिक है सिरोही वाले, जिनके घायल हो रखे हैं, चोट आ रखी है, उनको तो बाहर के था, इनको बाहर ले जाओ, मरम पट्टी करवाओ, टेबलेट वगैरह दो इनको। इधर अकबर वाले सैनिक जो घायल हो रखे हैं, तो उसने अपने हाथ में एक भाला ले रखा था, जिनके अंदर आधी जान है आधा जीवड़ा है। वो देखता हिलाता हाथ तड़पण लग रही है, तो वो उसे भाले से वहीं पे खत्म कर देता कि आगे से दोबारा ऐसे लोगों का सामना नहीं करना पड़े, बस यहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर ये बच गए, इनका इलाज किया, वापस भेज देंगे, तो फिर ये वापस आक्रमण के लिए आएंगे, तो इन्हें इसी युद्ध के अंदर खत्म करते हैं इसी मैदान में। तो वो सैनिक ऐसा काम कर रहा था कि अपने वाले सैनिकों को तो जो आधे जिंदा हैं, सांस है, उनको तो इलाज के लिए बाहर भेजता, और सैनिकों के तक इसको ले जाओ, सही है, ये मरा हुआ है, उसको उधर दूसरी साइड में फेंको। और अकबर के सैनिक जो थे उनके अंदर जान है, तो उनको मार देता और कहता फेंको बाहर। जैसे ही वो सैनिक दुर्सा आडा के पास में पहुंचता है, दुर्सा आडा घायल था, मरा नहीं था, दुर्सा आडा के चोट आ रखी थी, मरा नहीं था, सांस चल रहे थे, बोलने वाला था, वह थोड़ा थोड़ा गिड़गिड़ा वो बोलो। जैसे ही वो सैनिक दुर्सा आडा के पास में पहुंचता है, दुर्सा आडा चारण कवि थे, और उसने देखा दुर्सा आडा जीमता है। जैसे ही वो पास पहुंचा, दुर्सा आडा ने कहा यार पानी पिलाओ। क्या पिलाओ? पानी पिलाओ। उसने कहा पानी तुझे मैं ऐसा पिलाऊंगा कि आज पीने के बाद मांगी गई। सैनिक देख लो कैसा है, कि तुझे ऐसा पानी पिला दूंगा कि आज के बाद में प्यास ही नहीं लगेगी। और उसने भाला उठाया और मारने लगा। तब दुर्साडा ने अपने अंदर जितने जान से उतने जान से कहा रुको रुको, मैं चारण हूं। और उसने कहा कैसे मान लूं, आधार कार्ड है? करनी कब मैं वहां से हूँ, मेरे पिताजी का यह नाम ये है, मैं ये कार्य करता हूँ, फलाना दिन का आईडी प्रूफ दिए। नहीं, मैं नहीं मानने वाला। हो सकता है तुमने दुर्साडा की सारी जीवन परिचय रट रखी और तुम बता रहा हो बचने के लिए कि मैं दुर्साडा हूं, मैं नहीं मान सकता। तो ये कर, अगर तू दुर्सा आडा है और तेरे बगल में मतलब तेरे पास में हमारे सुल्तान मियाँ का, सुल्तान साहब का, सरदार साहब का सेनापति समर सिंह देवड़ा जो है ये मर गया इस युद्ध के अंदर, तेरे आंखों के सामने मेरा युद्ध लड़ता हुआ, तो इस समर सिंह पे कोई दोहा सुना। दुर्साडा यार, दुर्साडा का कार्य यही था कि वो कविता लिखता था, दोहे लिखता था। तो इस पे कोई दोहा सुना दे। अगर तूने दोहा सुना दिया तो मैं मान लूंगा कि तू वास्तव में दुर्साडा है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, पानी पिलाऊंगा, तेरा इलाज करूंगा। अब भाई दुर्साडा ने इस समर सिंह देवड़ा की बहादुरी को देखा था, इसकी वीरता को देखा था, और इसने तन मन धन से दत्तानी का जो युद्ध लड़ा, उस युद्ध को देखते इस दुर्साडा ने दोहा सुनाया। उस सैनिक को कहा ले तू तो सुन दो, मैं तेने तो वो सुनान लाग रही हूं। सैनिक ने कहा आने दो, इंतजार किस बात का, पहले पानी पिलाऊं क्या? दुर्साडा ने कहा रुक जा, अब तो मैंने प्रूफ कर ही लेने दे कि मैं दुर्सो आडो ही हूं, बाद में पानी पीऊंगा ताकि मेरा जीवन की जान बापरे। आज मुझे अपना परिचय देना पड़ रहा है तेरे सामने, परिचय देने के बाद मेरे मन में थोड़ी जान बापरेगी, फिर मैं पानी पीऊंगा। दुर्सा आडा जी दुआ सुनाते हैं, धर रावा जस डूंगरा, धर रावा जस डूंगरा, वृद्ध पोता सत्रहाण,
कि धर रावा जस डूंगरा वृद्ध पोता पोता वृद्ध पोता शत्रहाण। ये कहता है कि ये जो राव है डूंगरा जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया है, इसने अच्छे तरीके से युद्ध लड़ा, अपने स्वामित्व की रक्षा करते हुए युद्ध में मारा गया। इसके पोते होंगे ना, पोते होंगे, वो भी इस समर सिंह के नाम से जाने जाएंगे। इस समर सिंह का नाम उनके कानों में गूंजेगा कि हमारा दादा ऐसा था, मतलब इनकी पीढ़ियों में नाम चलने वाला है इस व्यक्ति का, इतना खतरनाक व्यक्ति था। धर रावा जस डूंगरा वृद्ध पोता शत्रहाण समर मरण सुद्रियान। कि समर सिंह ने अपने मरने से पहले अपने मरण यानी मृत्यु को सुधार लिया था। समर सिंह ने इस युद्ध के अंदर अपनी मृत्यु को सुधार लिया था, तब वो मरा यानी अमर हुआ है, वो स्वर्ग में जाएगा। चहु तोखा चौहान। कि धर रावा जस डूंगरा वृद्ध पोता शत्रहाण समर मरण सुधारियान चहु थोका चौहान। कि इस समर सिंह देवड़ा को इसकी आगे वाली पीढ़ियां याद रखेगी और वो इस समर सिंह के जैसे ही होगी, स्वामित्व की रक्षा करेगी। और समर सिंह ने इस युद्ध के अंदर अपनी मृत्यु को सुधार लिया था, तब वो मरा है। चहु तो का चौहान, बहुत अच्छा चौहान था ये, ऐसी बात बताती है दुर्साहटा। और फिर उस व्यक्ति ने कहा गजब, बहुत अच्छा दोहा सुनाया, अब मान गया आप दुर्साहटा, यो आपको कोई ज्यादा आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, मान गया दुर्साहटा। अब सैनिकों का रहे और दुर्साहटा जी को उठाओ, लेके जाओ, पानी वगैरह पिलाओ, पट्टियां वगैरह करवाओ। दुर्साहटा का इलाज किया गया। इलाज होने के बाद में जब दुर्साहटा सही हो जाती है तो हमारे सिरोही के शासक सुल्तान ने दुर्साहटा को कहा कि अब आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आप तो यहीं इसी दरबार के अंदर रहो, हमारे साथ में रहो, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। तब से दुर्साहटा इस सुल्तान देवड़ा के दरबार में रहने लगे थे। और इन्हीं दुर्साहटा के बारे में कहते हैं कि जब दुर्साहटा अकबर के दरबार में थे तो ये महाराणा प्रताप की तारीफ किया करती थी। क्या किया करते थे? महाराणा प्रताप की तारीफ किया करते थे। और इन्हीं अकबर के दरबार में दुर्साहटा जी ने महाराणा प्रताप पे बुक लिखी थी, महाराणा प्रताप पे बुक लिखी थी, विरुद्ध छहत्री, महाराणा प्रताप पे बुक लिखी थी। कौन सी? विरुद्ध छहत्री। विरुद्ध का मतलब है इसके अंदर उपाधियां। क्या? उपाधियां। छहत्री मतलब क्षेत्र। दुर्साहटा जी ने इस महाराणा प्रताप के लिए जो ये बुक लिखी है, इसके अंदर महाराणा प्रताप के क्षेत्र उपाधि यानी क्षेत्र नाम लिए अलग अलग। अकबर के दरबार में रह रहा था, फिर भी दुर्साहटा ने महाराणा प्रताप की बुक लिखी विरुद्ध छहत्री। इस बुक के अंदर महाराणा प्रताप के बारे में क्षेत्र नाम लिए गए हैं, महाराणा प्रताप की क्षेत्र उपाधियां बताती। एक दोहा सुनाता हूं। अकबर के दरबार में रहते हुए दुर्साहटा लिखते हैं, उस समय का दोहा है, इसी बुक का है। कहते हैं कि अकबर एक बार दागल की सारी दुनी। अकबर एक बार दागल की सारी दुनी। पहले ऐसे होता था कि जिनके पास जो पशु है वो उनपे अपनी मोहर लगा देते थे, ठप्पा लगा देते, दागते थे कि ये हमारा पशु है। गांव में तो अभी भी प्रचलन है, पशुओं पे लगाती हैं ज्यादातर, गोदा कान या मगोदा नंदी, उन पे दाग लगाती हैं, दागती हैं। कि अकबर जो है इसने एक बार मतलब एक समय में सारी दुनिया के जो घोड़े हैं, पशु है, उनपे अपने नाम का टैग लगा दिया था। कि अकबर एक बार दागल की सारी दुनी, अणदागल असवार रहो राणा प्रताप सिंह। कि अणदागल असवार रहो राणा प्रताप सिंह। कि एक ऐसा असवार रहा था जिसपे कोई दाग नहीं था अकबर का, वो एक ही व्यक्ति बचा था जिसके घोड़ों पे, जिसके पशुओं पे अकबर का दाग नहीं लगा, अकबर उस पे मोहर नहीं लगा पाया था। कौन था? महाराणा प्रताप था।
ऐसी बात बताती हैं दुर्साहडा। फिर इन्हीं दुर्साहडा ने सुल्तान के दरबार में रहते हुए सुल्तान पे भी एक बुक लिखी थी। इन्हीं दुर्साहडा ने सुल्तान के दरबार में रहते हुए सुल्तान पे भी एक बुक लिखी जिसका नाम मिलता है राव सुल्तान रा कवि। क्या नाम मिलता है? राव सुल्तान रा कवि। सुल्तान सिंह पे कविता लिखी है दुर्साहडा। तो ये जो बात है ये सुल्तान देवड़ा के बारे में ध्यान में रखना। दत्तानी का युद्ध 1583 अकबर व सुल्तान के बीच में होता है, जिसमें सुल्तान अकबर को हरा के उसे दबे पांव वापस भगा देता है और उसके तीनों सैनिकों को मार देता है। लेकिन इस युद्ध के अंदर सुल्तान का भी एक समर सिंह देवड़ा नाम का सेनापति था जो मारा जाता है और दुर्साहडा की जान बचाई थी। और दुर्साहडा ने सुल्तान पे एक कविता लिख दी, राव सुल्तान रा कविते, और महाराणा प्रताप पे लिखी थी विरुद्ध छहत्री। ठीक है, अब आगे चलती हैं। सुल्तान के बाद में अगला उत्तराधिकारी है मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड देवड़ा सिरोही का अगला उत्तराधिकारी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ज्यादा कुछ नहीं है इन मान सिंह के बारे में। मान सिंह द्वितीय। इन मान सिंह के समय में कहती हैं सिरोही के अंदर तलवार जो है ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई थी। क्या हो गई थी? तलवारें प्रसिद्ध हो गई थी सिरोही की। तलवारें प्रसिद्ध हुई, लेकिन जो मान सिंह के पास तलवार थी खतरनाक धार वाली तलवार थी, उसी नाम से जाना जाता है कि मान सिंह के पास उस समय खतरनाक तलवार थी जिसका नाम मिलता है मानशाही। मानशाही तलवार सिरोही की तलवार है ये मानशाही। और आज भी सिरोही की तलवारें जो है प्रसिद्ध है, खतरनाक धार वाली तलवारें हैं। जब भी हमारे ब्याह होता है, ब्याह गमाई न जगह तलवार रखा वो लगभग सिरोही के अंदर हुआ है। और सिरोही वाले अगर मेरी क्लास देख रहे हैं तो ये बताइए क्या उस समय के अंदर ऐसी तलवारें बनती थी और जो आज भी बनती है या थोड़ा परिवर्तन हो गया है, ये थोड़ा बताना। अब मान सिंह के बाद में आ जाता है बेरीसाल। कौन? बेरीसाल। बेरीसाल के बारे में अभी मैं बताने वाला हूं आपको कि ये बेरीसाल जो है इसके समय के अंदर कुछ घटना होती है जो अभी बताती। जोधपुर का राजा अजीत सिंह जो बना था, जोधपुर का राजा अजीत सिंह जो बना था, जिन्हें दुर्गादास राठौड़ द्वारा जोधपुर का राजा बनाया जाता है, उन्हीं अजीत सिंह को सिरोही के कालिंद्री गांव के अंदर दुर्गादास राठौड़ किसी पुरोहित के घर पे रखती हैं। ध्यान में आया? अजीत सिंह को शरण देने वाला उस समय सिरोही का जो शासक है वो बेरीसाल है। और इसी अजीत सिंह को जगदेव पुरोहित के घर रखा गया था। ध्यान में आया? और इस अजीत सिंह की रक्षा के लिए दुर्गादास राठौड़ मुकुंदास खिंची को यहाँ पे छोड़ के जाती हैं। ऐसी बातें बताती हैं। ये जगदेव पुरोहित जो है कालिंद्री गांव में रहता था। कालिंद्री गांव में अजीत सिंह को छोड़ा गया था जब सिरोही का राजा कौन था? बेरीसाल था। और ये कालिंद्री जो है जहाँ पे जगदेव पुरोहित निवास करते थे, ये सिरोही का ही गांव। ध्यान में रख लेना, ये वो ही बेरीसाल है। इन बेरीसाल के बाद में आगे राजा बन जाती है शिव सिंह। शिव सिंह के समय की ज्यादा कोई बात नहीं है खास। हम बात करें संधि की तो कहते हैं कि सिरोही अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। ये वो ही शिव सिंह है जो 1823 के अंदर अंग्रेजों से क्या करती हैं? अंग्रेजों से संधि कर लेती है। ये शिव सिंह सिरोही के है जो अंग्रेजों से संधि करती है। ध्यान में रख लेना, अंतिम रियासत है सिरोही जिसने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। संधि अंतिम कैसे है ये देखो। 1818 के अंदर मारवाड़ वाली मान सिंह संधि कर लेती है
अंग्रेजों के साथ में। और मान सिंह ने कहा था कि हमारे पास ये जो क्षेत्र है ये हमारे अंडर आती है, इस क्षेत्रों को मारवाड़ कहते हैं। जोधपुर है, नागौर है और इधर सिरोही का क्षेत्र है, ये भी अपने ही मैप में दिखा दिया था कि ये सिरोही हमारे मैप में आता है। और अंग्रेजों ने संधि कर ली, संधि उस वारंट पे हस्ताक्षर करवा लिए थे कि हाँ जी हमने मारवाड़ के साथ में संधि कर लिया। मान सिंह ने संधि कर ली और मान सिंह चौड़ा फिर कि सिरोही हमारे अंडर आता है, छोटा सा क्षेत्र है। लेकिन ये शिव सिंह भाई का बढ़िया काले कोट पर सिलवा के बैठा है कि अंग्रेज आएंगे हमारे पास, हमसे भी संधि करेंगे, लेकिन अंग्रेज नहीं आए। फिर ये शिव सिंह अंग्रेजों के पास में जाता है, अंग्रेजों को कहता है कि यार आप सिरोही के साथ संधि करने क्यों नहीं आए। तब अंग्रेजों ने कहा कि यार क्या बात करते हो, सिरोही तो मारवाड़ के अंदर आता है, मारवाड़ के साथ संधि करके। तब शिव सिंह ने कहा नहीं, सिरोही अलग है, सिरोही एक अलग रियासत है। और अंग्रेज माने नहीं। फिर शिव सिंह ने कहा आपके पास तो इतिहास लिखने वाले बैठे हैं, टोड़जी से पूछो क्या वास्तव में सिरोही अलग है। टोड़जी ने बुक उठाई, तुरंत प्रभाव से देखा, वाक्य में ही सिरोही अलग रियासत है। फिर मारवाड़ वाले राजा को बुलाया गया, मान सिंह को बुला के पूछा अरे ये सिरोही तो तू तो कह रहा था हमारा क्षेत्र है। मान सिंह कहता हाँ, अरे ना मुन्ना ना, तुम्हारा नहीं, ये अलग है। और मान सिंह कहते कैसे अलग है, हो ही नहीं सकता। अलग नहीं है, सिरोही हमारे अंडर में है। सिरोही के पहले राजा हुए थे जो हमें सिरोही दे के चले गए थे, सिरोही उससे बाद हमारी अंडर में कर। राठौड़ टोड कहता है कि नहीं ये देख भाई साहब अलग है। फिर 1823 के अंदर अंग्रेजों ने सिरोही के साथ में संधि कर ली थी। इस संधि के साथ में ही हमारे सिरोही के जो चौहान है ये खत्म हो जाती। तो क्लास अच्छी लगी होगी आपको, अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर किसी साथी ने हमारे द्रोणा पीसीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाड़।